दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है कल का दिन ठीक ठाक गुजरा होगा। कुछ नए लोग जो जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा अपना परिचय पहले दे दूं। मेरा नाम संजीव वर्मा है। मैं बिहार पटना से हूं और मैं एक एमएसएमई हूं। और मेरे इस सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य दरअसल हुआ क्या कि जो आईसीआईसी बैंक के लोगों ने लोन में मेरे साथ धोखाधड़ी किया, इसके डिटेल जानने के लिए कृपया कर वॉल्यूम 1 देख लीजिए। और जो प्रेजेंट पटना में बाढ़ आया उसके बाद जो मेरा काम बिल्कुल से ठप हो गया, उसकी जानकारी के लिए 1 और 2 वॉल्यूम आप देख लीजिएगा तो बेसिक का आपको पता चल जाएगा। और मेरी कोशिश है जो भी बिजनेस में किया हूँ, जो अभी कर रहा था, उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करूं। क्योंकि देखिए, फैन इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री दोनों कभी भी इसका डिमांड बंद नहीं होने वाला है। आम आदमी को पंखा चाहिए और लो कॉस्ट फैन, ठीक है, और एलईडी बल्ब ये चाहिए। ये दोनों बिजनेस मैं करंटली कर रहा था और इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिला में इस दोनों काम को बिल्कुल कीजिए। स्वरोजगार की तरफ जाइए, कभी भी जॉब की तरफ मत जाइए। और उन भाइयों से मेरी खास अपील है, अगर आपके जॉब में आपकी सैलरी आधा हो गया है ना, सैलरी अगर आधी हो गई है, थोड़ा सा हिंदी में कभी कभी मुझे दिक्कत होती होगी तो कृपया उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो सैलरी अगर आधी हो गई है तो आप बिल्कुल उस जॉब को छोड़ दीजिए। जैसे इन्फोसिस के 6 लोग एक दिन टीसीएस में जॉब को रिजाइन करके और इन्फोसिस का स्थापना किए थे, बिल्कुल उनके तरह। डरिए मत। आज आपकी सैलरी आधी हो गई है, पूरी सैलरी में तो आपको दिक्कत हो रहा था, आपका नीड फुलफिल नहीं हो रहा था, और अब आधी में आप किस कष्ट से गुजर रहे होंगे इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप किस दौर से गुजर रहे होंगे। और ऐसे लोगों की संख्या आज सबसे अधिक है। अधिक से अधिक लोगों के जॉब में पता जो चल रहा है, लोग का सैलरी हाफ कर दिया गया है, बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं। तो कृपया किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। वक्त कोई भी हो, देखिए कैसा भी वक्त हो, ये 2 चीज हमेशा डिमांड में रहेगा। प्राइम डिमांड में तो राशन और फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री में जिनको जाना है वो तो खैर उनका लाइफ सिक्योर्ड है, वो तो प्राइम नेसेसिटी है, ठीक है। गारमेंट नेसेसिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जरूरत पड़ो। आदमी का कपड़ा जल्दी फटता नहीं है, आदमी उसको चाहे तो लंबा समय निकाल सकता है। रोटी कपड़ा और मकान भी वैसा नहीं है, रेंट पे भी मकान मिल जाता है। और पहले आपको रेंट पे ही मकान पे जाना चाहिए। और मकान खरीदने का अगर दिमाग में ख्याल है तो पैसा जमा करना चालू कीजिए। कभी भी जिंदगी में लोन लेके मकान की तरफ मत सोचिए। बहुत गंदा चीज है कर्जा, बहुत गंदा। मतलब कर्जा से क्या क्या होता है वो आप मेरे वॉल्यूम्स को देखिएगा, आपको एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। और एक्सपीरियंस का लाभ देखिए होता है, और हर चीज जरूरत नहीं है कि हर आदमी उसी एक्सपीरियंस को गेन करे, कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी चर्चा वर्तमान पे करनी आवश्यक है। देखिए, ये जो टिड्डी या टिड्डा जिसको कहते हैं, आजकल जो इसका आक्रमण हो रहा है, कई राज्यों में ये जा रहा है, एक चीज को थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। मतलब इवन कि डीजीसीए भी चेतावनी दिया है, इससे एयरलाइंस को भी खतरा है ये टिड्डा से। तो थोड़ा सा, अगर जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप है, अगर उधर थोड़े, जब तक प्रकोप है कम से कम अवॉइड कीजिए, एयरलाइंस को अवॉइड कीजिए। जान सबसे जरूरी चीज है, कुछ भी हो जाएगा तो फिर जो है सो लौट के नहीं आएगा। मुआवजा से जान नहीं आता है, मुआवजा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए पहले आप माने जो हिफाजत आप कर सकते हैं, अगर आप 2 व्हीलर पे चलते हैं तो हेलमेट लगाना जैसे ज़रूरी है, वैसे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। अब ये जो वायरस है ना, इससे भी सही पूछे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। और वैक्सीन आने के बाद भी जब लगे कि हाँ इसके वैक्सीन से लाभ हो रहा है, तभी
आदमी एकदम फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, बीबीसी का रिपोर्ट मैं देख रहा था कल या परसों का, आप देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा। देखिए, मैं न्यूज़ में आप थोड़ा सा बीबीसी का न्यूज़ देखिए, काफ़ी शांति मिलेगा और बड़ा ऑथेंटिक न्यूज़ होता है। हवा में जनरली वो न्यूज़ नहीं बनाता है, वो लोग बहुत माहिर। अब बोलने का स्टाइल वो लोग का तो रेडियो के ज़माना से है। रेडियो में पहले जैसे बोला जाता था ना, तो काफ़ी शुद्ध हिंदी में वो लोग बोलते हैं और काफ़ी आराम से बात करते हैं। उनका रिपोर्टिंग काफ़ी माने एकदम मस्त रिपोर्टिंग होता है। डेली उनका 6-7 रिपोर्ट रहता है। आप जाके बीबीसी हिंदी आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, क्योंकि अभी उनका खाली यूट्यूब में ही चैनल है और बाकी इंग्लिश चैनल भी उसका है। तो उसमें एक चीज़ बता रहा था कि देखिए, ये जो एयर सर्कुलेशन जहाँ भी चलता है, जैसे एसी हो गया, इवन कि फैन का काम क्या है मालूम? वो नीचे के हवा को ऊपर लेता है, ऊपर से नीचे फेंकता है। मतलब वो एक जगह एयर को सर्कुलेट करते रहता है और कुछ करता नहीं है। फैन में कोई बाहर से हवा नहीं आता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है फैन के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। फैन जहाँ भी चलता है वहाँ का खिड़की दरवाज़ा जनरली ओपन रहता है। तो होता क्या है कि फ्रेश एयर का भी संभावना रहता है। और ये जो वायरस वाला एयर है, जिस एयर में वायरस अगर ट्रैवल कर रहा है, तो उसका बाहर जाने का भी चांस रहता है कि वो आपके रूम से बाहर चला जाए। तो कंपेरेटिवली जो है, फैन जो है सो एसी से 10 टाइम्स कम से कम बेटर इसको कहेंगे। जहाँ भी एसी चल रहा है, जहाँ भी, देखिए ठीक से समझिएगा, सिर्फ प्लेन को छोड़ के, प्लेन में क्योंकि फ्रेश एयर भी वो लोग ऐड करते हैं, प्लेन को छोड़ दीजिए, इवन कि इसके अलावा मैं किसी भी जगह का नाम नहीं लूँगा, आप खाली एसी का बात कीजिए। जहाँ भी एसी चल रहा है, चाहे वो सेंट्रली एसी हो या स्प्लिट एसी हो या जो डक्टिन वाला एसी आता है, नॉर्मल एसी हो, ये सारे जगह को अवॉइड अभी कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई कोविड से इफेक्टेड या एसिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक हो, अगर वो वहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं या खांस रहे हैं, मामूली बातचीत करने से भी मुंह से भी वायरस निकलता है, दिखाया गया है रिपोर्ट में। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, काफ़ी विशेषज्ञ लोग के द्वारा वो रिपोर्टिंग होती है। वो क्या करेगा कि वो एसी कुछ नहीं करता है, एक हवा को खींचता है और ब्लोअर के द्वारा वो फिर से उसी को वापस भेजता है। ठीक है, और इस चक्कर में मत रहिएगा कि वायरस ठंडा गर्म ये सब कुछ टेस्ट हो गया। गर्मी से गर्मी जगह तमिलनाडु केसेस कम नहीं है, गुजरात नंबर 2 में है, महाराष्ट्र कोई ठंडा जगह नहीं है, नंबर 1 में। तो आज देखिए, जो डेथ का रेशियो है ना, अब वो भी बढ़ रहा है। थोड़ा सा डेटा पे जाइए, एकदम एक तरफा माने जिंदगी मत बिताइए कि क्या हो रहा है। मतलब तूफान अगर आ रहा है, तो अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, सुरक्षित स्थान पे जाते हैं, तटवर्ती इलाका से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो हम पे क्या होता है, सुनामी तूफान का असर कम हो जाता है। अलर्ट होना जरूरी है, अलर्ट रहिए, काम कीजिए, लेकिन अलर्टनेस के साथ काम कीजिए। वैसे सारे जगह को फिलहाल अवॉइड कीजिए। मैं अवॉइड करने की बात करूँगा जहाँ भी एसी चल रहा हो, क्योंकि ये एसी क्या करेगा, वायरस को इधर से उधर फैलाने का काम करेगा। मतलब एक आदमी जो बोल रहा है, उसके मुंह से जो वायरस निकल रहा है, वो पूरे उस कमरे में सर्कुलेट होते जाएगा। एक ही वायरस आपके अंदर जाना, एक अगर गया, वो आपस में म्यूटेट करता है, उसका सेल डिवीज़न होता है, 1 से वो 2 बन जाता है, और 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो आपके गले में 3 दिन तक रहता है। सॉरी। देखिए, शुरुआती दौर में जब वायरस आया था ना, तो काफ़ी बातें सामने आई थी कि स्टेज 3 का काफ़ी चर्चा हो रहा था कि कम्युनिटी में ये स्प्रेड नहीं करना चाहिए, कम्युनिटी में स्प्रेड करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आज देखिए, ये कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहा है। इतना केसेस क्यों आ रहा है? टेस्टिंग देखिए, कल 1,27,000 टेस्ट हुआ है इंडिया में, फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा टेस्ट हुआ। और अब जितना भी टेस्ट करेंगे, 5 से 6% केसेस आते रहेगा, प्रतिशत ज़्यादा है। 1,27,000 टेस्ट हुआ है तो 8200 केस है, 8,200 कोविड के पेशेंट मिले हैं। डेथ का रेशियो भी बढ़ेगा, जितना केस होगा उतना डेथ का रेशियो बढ़ेगा।
और डेथ तो और हो रहा होगा, लेकिन हम लोग को बस उन्हीं डेथ का जानकारी है जो चेक हो रहा है और जिससे हम लोग पता कर पा रहे हैं कि ये कोविड के पेशेंट हैं। देखिए, घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, वो बुनियाद है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाहर निकलिए, प्रिकॉशन के साथ निकलिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए। सैनिटाइजर के बारे में मैं कल बताया हूँ, बहुत सेफ नहीं है। बहुत सेफ सैनिटाइजर की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो स्ट्रीट पे खुलेआम बेचा जा रहा है वो शायद अनसेफ हो, उतना सेफ नहीं है। सबसे बेस्ट है साबुन, सस्ता से सस्ता साबुन। साबुन में किसी ब्रांड का भी नाम मत लीजिए। आप पेपर सोप ही क्यों नहीं अपने वॉलेट में लेके चल रहे हैं? पेपर सोप लीजिए। पानी लगभग हर जगह टॉयलेट होता है, कहीं भी ऑफिस है वहाँ टॉयलेट है, कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ टॉयलेट है। आप हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली कीजिए। मतलब खाना खाइए, जो कीजिए, हाथ को मुंह तक लाने के पहले आप एक बार जरूर साबुन से 20 से अब 40 सेकंड की बात हो रही है, हैंड वॉश कीजिएगा। ये चर्चा देखिए, हम लोगों को अलर्ट रहना है, परिवार में बुजुर्ग और बच्चों को बचाना है। आज बोला जा रहा है, पहले क्या था कि जो भी केस आता था कोविड का, लोग हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर देते थे, लेकिन हॉस्पिटल का लिमिटेशन है और केस का कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड की तरफ जाएगा ये केस। देखिए, जब वर्ल्डोमीटर की बात मैं कर रहा हूँ, शुरुआती दौर में भारत बहुत नीचे था। 212 देश के लिस्ट में भारत बहुत 50 या 52 नंबर से चालू हुआ था और भारत डे बाय डे ऊपर चढ़ रहा है। आज भी लगता है वो जर्मनी को क्रॉस कर जाएगा, फ्रांस को क्रॉस कर जाएगा और नंबर 7 पे आ जाएगा। जो स्पीड है, अगर 8000 केस आज भी आ गया, क्योंकि बाकी कंट्री में इतना केसेस नहीं आ रहा है जितना केसेस इंडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, अमेरिका को छोड़ के। चूंकि अमेरिका संभल नहीं रहा है, 23 से 25 हजार केस पर डे रिपोर्ट हो रहा है अमेरिका में, और डेथ 1200 ये बेस बना हुआ है। इंडिया में भी अब 200 का बेस बन रहा है। चलिए, इन बातों को थोड़ा सा साइड करते हैं, सिर्फ अलर्ट रहिएगा, है ना। आइए एक और बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और डिजिटल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, कल का ताज़ा घटना देते हैं, हो सकता है आपके घर के बच्चे भी कहीं फंस ना जाएं उसमें। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मेरी बड़ी बेटी चूँकि थोड़ा सा परेशान है, एजुकेशन उसको ठीक से मिल नहीं रहा है, इसके सारा दोषी आईसीआईसी बैंक है। जो चाहे मुझे डायबिटीज हुआ, उसका भी दोषी आईसीआईसी बैंक है टोटल। इसलिए कि डायबिटीज मुझे चिंता के चलते हुआ 2015 में, जब इन्होंने मुझे धोखा दिया। जानकारी के लिए कृपया वॉल्यूम 1 जरूर देखिए, इसी सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1। देखिए, मेरी बेटी परेशान है, वो जॉब की तरफ दिमाग उसका चल रहा है। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी होगा हम लोग साथ इस कठिन समय को गुजारेंगे, तुम धैर्य रखो। और धैर्य से कम इंटरमीडिएट, ठीक है, वो इंटरमीडिएट जो सीए का फेल हो गई, उसको हिम्मत नहीं कर रहा है दोबारा अटेम्प्ट करने का। देखिए, जो आदमी फेल होता है ना किसी चीज में, उसको बिल्कुल सक्सेस प्राप्त होगा, क्योंकि वो फेल हुआ है, 0 नहीं उसको आया है। इसको 45% नंबर है, और देखिए 60% उसका कट ऑफ है और 65% उसका हाईएस्ट आता है। मतलब इतना टफ है कि कोई उससे ज़्यादा जनरली कोई 100% स्कोर इसमें नहीं आता है। तो वही मेरा उसको कहना है कि ट्राई बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी सुपरस्टार हुए हैं, शुरू में वो फेलियर का सामना वो देखे हैं। और आपको मैं इजराइल की बात बताता हूँ, इजराइल में जो भी बिजनेस में फ्लॉप करता है, उसको दोबारा सरकार फंड करती है, क्योंकि वो फ्लॉप हुआ है तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर है। उसको जब हम फंड करेंगे तो मेरा फंड के डूबने का चांस कम जाएगा, क्योंकि वो फेल हुआ है, 0 नहीं हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल 0 कोई नहीं होता है। अगर 0 हुआ है, आप उसको एकदम साइड कर दीजिए। लेकिन अगर वो 20%, 30%, 40% भी स्कोर किया है, उसके बावजूद भी फेल है, मतलब उसके अंदर नॉलेज है, थोड़ा सा और ज़रूरत है, 15 से 20%। अब उसको उतना मेहनत नहीं करना है जितना वो पहले मेहनत की है। और देखिए, सीए कोई छोटा चीज़ नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लूज कर रही है। उसको डर हो गया कि एक बार फेल, कहीं 2 बार फेल,
अरे भाई, तो कई आईएएस टॉपर जो हैं, आईएएस टॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ा हूँ कि वो 2 बार आईएएस में फेल हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गए, उसके बाद तीसरा बार में वो अटेम्प्ट लिए, फिर अटेम्प्ट लिए। आदमी को चैलेंज लेना चाहिए। आपके साथ अगर कोई भी अन्याय हुआ हो, आप बिल्कुल मैटर को कोर्ट में लेके आइए, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, मैं डाइवर्ट नहीं करता हूँ बात को, शब्द से शब्द निकलता है तो चर्चा आवश्यक है। आप कोर्ट में आइए, हो सकता है कोर्ट में आपका केस डिसमिस हो जाए, आप उसको रिवीजन में जाइए, रिवीजन में हो सकता है कि आपका केस एडमिट हो जाए, एडमिट होने के बाद हो सकता है कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले पाए, आप ऊपर की अदालत में जाइए। अदालतें बहुत हैं, कोई एक जज साहब को लगा होगा कि नहीं, उनका एंगल क्या होगा उस केस को देखने का, जरूरी नहीं है दूसरे जज साहब का भी सेम एंगल होगा। अगर आपके केस में मेरिट है, सफलता आपको मिलेगी, आप सच्चाई है तो आप बिल्कुल उसके लिए लड़िए, और लड़ाई लड़ने से ही सफलता मिलता है। कल मेरी बेटी क्या हुआ, वो एक नए चीज़ में फंसते फंसते बची है कि नहीं बची है उसका पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ उसको बहुत हद तक बचाने का। क्या वो मैटर था, वो एक इंटरनेट में एक जॉब सर्च कर रही थी, तो उसको एक टाइपिंग का जॉब आया। अब देखिए टाइपिंग का जॉब कितना, कोई भी आदमी कितना इंटरेस्टिंग वे में किसी चीज़ को क्रिएट करता है। अगर किसी से फ्रॉड करना है तो उसके लिए भी बड़ा लालच का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। उसको ये बोला गया कि 5,500 रुपया आपको पहले एक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट पे करना पड़ेगा, हम आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद आपको एक 200 पेज का बुक देंगे, उसका फॉन्ट अलग होगा। देखिए समझिए कितना डिटेल में गेम खेल रहा है, उसका फॉन्ट डिफरेंट होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक अलग फॉन्ट में उस पूरी किताब को टाइप करना है, पर पेज का 100 रुपीज़ पेमेंट मिलेगा। कितना बड़ा लालच है, यानी 200 पेज का बुक है, 25 दिन का वो टाइम दे रहा है, और पर पेज 100 रुपीज़ पे कर रहा है, मतलब वो 20,000 आपको देगा। अब आइए एग्रीमेंट के बारे में, सारा कुछ एग्रीमेंट को कोई नहीं पढ़ता, आदमी एक्सेप्ट करता है। आप कोई भी ऐप के एग्रीमेंट को पढ़ें, वहीं पे आदमी फंसता है, आदमी एक्सेप्ट करता है। एग्रीमेंट होता है इंग्लिश में, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, वो उस भाषा में होनी चाहिए जिस भाषा के क्षेत्र का लोग वहाँ बिलोंग करता है। चाहे बंगाल में हो तो बंगाली में, और हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी में। मैं हमेशा कहता हूँ गुजरात में गुजराती लोग अच्छा पढ़ लेंगे, वहाँ पे हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे गुजरात में जो ठीक से हिंदी नहीं पढ़ सकते हों, जो ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हों, लेकिन अधिकतर लोग गुजराती जरूर पढ़ लेंगे। गुजराती समाचार पत्र वहाँ सबसे ज़्यादा बिकता होगा। इसीलिए कोई भी एग्रीमेंट आप किसी से कर रहे हैं वो लोकल भाषा में होना चाहिए। अगर आप ऐप बनाते हैं तो ऐप में तो आप सब भाषा दे सकते हैं, आदमी अपना लैंग्वेज चुने और उस भाषा में एग्रीमेंट को पहले पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। अब देखिए आप उसको किताब बहुत मेहनत किए, 25 दिन मेहनत करके 200 पेज लिख के दे दीजिएगा, उसके बाद वो उसमें 50, 100, 500, 1000 गलती निकाल के आपके सामने रख देगा। ठीक है, उसका कुल उद्देश्य क्या है कि अब इतनी बार वो गलती निकालेगा कि आप फेडअप होकर उसको भूल जाइएगा, उस काम को ही भूल जाइएगा। उसका सिर्फ मकसद है आपका 5,500 रुपया हड़पना, बस इतना ही उसका मकसद है। अब उस जो वो किताब लिखने देगा ना, उसमें कई शब्द ऐसा रहेगा कि जिसको आप पकड़ नहीं पाइएगा वो क्या है। वो जानता है हर एक चीज़ को लिखने का 3-4 विधि होता है। कुछ ऐसा सेंटेंस होगा, कुछ ऐसा शब्द होगा जो आप जहाँ जाके अटक जाइएगा, हो सकता है आपका किताब भी कंप्लीट नहीं हो। बस वो एग्रीमेंट में दर्ज किए हुए जिसको आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो एग्रीमेंट में है कि उसका जो भी आप किताब दे रहे हैं वो एज इट इज आपको किसी फॉन्ट में पूरा प्रिंट करके देना है। मैं अपनी बेटी को बताया, मैं 1-2 विशेषज्ञ से भी बात किया, बातचीत का टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग मैं अपनी बेटी को भेजा, लेकिन उसके दिमाग में यही हो रहा है कि नहीं हमको ये करना है। तो भाई देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अनुभव से समझते हैं, कुछ लोग इतिहास से सबक लेते हैं। हम भी इतिहास पढ़े थे, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, लेकिन जब मैं आईएएस का तैयारी करने निकला तो मैं हिस्ट्री को चुना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए, लेसन्स पढ़ा हुआ है वहाँ पे।
कभी भी इतिहास को ज़िंदगी में दोहराने की कोशिश नहीं करनी। छोटी सी ज़िंदगी है भाई, इसमें आप अनुभव से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाइए। आज ठीक है, मेरे साथ जितना भी अनुभव हो रहा है या जो, देखिए बिजनेस का एक्सपीरियंस सही पूछे तो मेरे पास कुछ अधिक है, उम्र के हिसाब से तो कहिएगा तो अधिक है। शायद ही कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग बोले कि आपका नाम तो गिनेस बुक में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए कौन जाए। 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने चर्चा की है पिछले 3-4 एपिसोड में 2-3 बिजनेस का। जब मैं 4 साल का था तो मैं लाइब्रेरी ओपन किया था, कैसे था क्या था, थोड़ा डिटेल के लिए अगर आपको लगता है मेरी बातों में थोड़ा दम है तो कृपया कर मेरे अन्य वॉल्यूम्स को भी कभी कभी देखिए, कुछ ना कुछ दे के जाएगा आपको। 33 मिनट्स में 3 मिनट्स काम का बात होगा, हो सकता है 30 मिनट आपको बकवास लगे, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ खाली काम की बात कर दूंगा ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, वो काफ़ी टफ। हल्के में हल्का बात करना है, भारी बात को भी हल्के में मिक्स कीजिए और दीजिए, वो चलेगा। आइए, बहुत सारी बातें हुई, चर्चा अनंत है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपीरियंस अगर आपको है तो एकदम शेयर कीजिए। कल गुजरात में मेहसाना एक जगह है, वहाँ से एक व्यापारी भाई का मेरे पास कॉल आया, कल रात की बात है, नाम लेना उचित नहीं है। उनका भी अपना एक्सपीरियंस था, पहले वो मेरे बारे में बता रहे थे, बहुत काफ़ी इम्प्रेस्ड थे मेरी बातों से। हाल फिलहाल में उन्होंने एक गाड़ी लोन पे लिया था किसी फाइनेंस कंपनी से, नाम लेना ठीक नहीं है। अब देखिए, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि अप टू अगस्त आप ईएमआई नहीं ले सकते हैं, और उनके कलेक्शन वाले उनके ऊपर ईएमआई भरने का दबाव डाले हुए हैं। मतलब ये लोग जो है ना, ये जो लोकल फाइनेंस वाले होते हैं ना, ये लोग कुछ नहीं समझते, गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं उनके साथ। मैं उनको बोला कि आप मजबूती से पहले अपने आप को पहले आप मजबूत होइए। देखिए, आज के युग में लगभग लोगों का बिजनेस चौपट हो गया है, और अगर कोई चल भी रहा है तो ऐसा चल रहा है कि जिससे उनका काम नहीं चल रहा है, उनका बेसिक एक्सपेंडिचर नहीं मीट हो रहा है, तो आदमी क्या करे, आदमी परेशान है। मैं उनको बोला आप बिल्कुल उसके किसी भी कार्रवाई की सूचना आप पहले गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसका हवाला देते हुए पहले तो थाना में एक एफआईआर कीजिए, ताकि वो इस तरह का इल्लीगल है। जब लॉ हमको गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर से जब गाइडलाइन है कि अभी कोई भी ईएमआई आपको टिल अगस्त नहीं लेना है, इसके बावजूद भी आप दबाव दे रहे हैं, ये आप गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम को बर्दाश्त कभी मत कीजिए। देखिए, जुर्म अगर कोई आपके साथ कर रहा है ना, और अगर आप जुर्म सह रहे हैं तो वो भी एक जुर्म है, जुर्म सहना भी जुर्म है, वो बराबर का जुर्म है। तो इसीलिए इसको सहने का कोशिश मत कीजिए। आप सहन लीजिएगा तो वो सबके साथ ये काम करेगा, और अगर आप उसको ऑब्जेक्ट कीजिएगा, आप थाना में एफआईआर कीजिए, आप कोर्ट में इस केस को ले जाइए, आप कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। आप कोर्ट और थाना से जाने से घबराइए मत। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो देखिए, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे वो देश में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अदालत से ऊपर वो नहीं है। अदालत के शरण में जाइए, आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं अपने ऊपर जो अन्याय हुआ सॉरी, उसके खिलाफ अदालत में गया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। तो इसीलिए आपके साथ कोई भी गलत काम हो रहा है, आप बिल्कुल बर्दाश्त करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि भाई फ़ैन के बारे में मैं कई वॉल्यूम में इसकी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि नहीं शॉर्ट में बताइए, तुरंत चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ बता दीजिए, 2-4 पता बता दीजिए, मैं तुरंत बिजनेस में घुस जाऊँ। देखिए, यही खतरनाक चीज़ साबित होगा। मैं पूछता हूँ कि आप कितना पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बोले 2-4 लाख रुपया। बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। एलईडी का बिजनेस करना चाहते हैं, 2-4 लाख रुपया लगाना चाहते हैं, डूब जाएगा। मैं श्योर शॉट कहता हूँ डूब जाएगा। पहले उसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के लिए मात्र 20,000 रुपया डालिए। लो कॉस्ट नो गारंटी एलईडी बल्ब से आप इस बिजनेस में कदम रखिए। आप थोड़ा सा बाकी पैसा रखिए, आपको पता चलेगा कब कब वो कैसे काम में लेना है उसको। उसके लिए मैं बताया हूँ, भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल उपलब्ध है। गौरव नाम का लड़का है सेल्स का,
जो कि अच्छा मैंने आपका केयर रखता है हर तरह से। आपको नंबर उसका चाहिए होगा, आप हमसे मांग लीजिएगा। मात्र 20,000 से शुरुआत कीजिए। ये जो लो कॉस्ट एलईडी बल्ब है, ये बल्ब बनाने आपको सिखा देगा, ये सेल्स कर में आपको मार्केटिंग सिखा देगा, ये हर वो चीज़ सिखा देगा जिसकी प्रथम आवश्यकता है। और डूबेगा भी तो ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं हम इसमें असफल हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ अच्छा ही लगे। अभी आपको लग रहा है कि हमको ये काम करना चाहिए, काम करने के बाद हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये काम अब हमको सूट नहीं कर रहा है, तब तो 3-4 लाख रुपए आप डुबा दीजिएगा। ऐसे क्या डूबेगा? 20,000 और 20,000 डूबेगा नहीं, उसमें से 15,000 वापस जिंदा हो जाएगा, क्योंकि आप उसको खरीद भाव में जहां बेच दिए तो खरीदार तो भरा पड़ा है। ठीक है, मुनाफा, लेबर, ये दो चीज़ को हटा दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन हटा दीजिए, आपको बिजनेस से बाहर आना है, आप सिर्फ उससे दिल्ली का कॉस्ट मांग लीजिए बस, और बाकी चीज़ों को लॉस में आप बुक कर लीजिए। तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा? ओनली 25%। अगर आप इस बिजनेस में बाहर आना चाहते हैं तो 25% लॉस बुक कीजिए और उस बिजनेस से बाहर आ जाइए, फिर कुछ नया चीज़ ट्राई कीजिए। कहीं ना कहीं आपका दिमाग जरूर, लेकिन हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाइए, बिजनेस की तरफ जाइए, किसी से कभी भी नौकरी के लिए हाथ मत फैलाइए। आज नतीजा देखिए क्या हो रहा है, लोगों का नौकरी चला गया है, लोग की सैलरी आधा है, लोग तनाव में हैं। जब सैलरी पूरा था तो वो लोग अपना ईएमआई बढ़ा लिए थे, आज क्या क्या उनके साथ जाएगा। अगर वो होम लोन लिए होंगे तो उनका घर चला जाएगा, अगर वो कार लोन लिए होंगे तो उनका गाड़ी चला जाएगा, कभी ना कभी तो चला जाएगा, क्योंकि ये जो स्थिति है इसको नॉर्मल आने में टाइम लगेगा। आप कितना भी लोगों को बोलिए कि वायरस के साथ जिंदगी बिताना है, लेकिन न्यूज़ तो हर आदमी किसी न किसी रूप में देख रहा है ना। चैनल में चर्चा हो रही है कि हम लोग खतरनाक दौर की तरफ जा रहे हैं, भारत अमेरिका की तरफ जा रहा है, और अमेरिका बहुत खराब स्थिति में है और सबसे मजबूत देश है। जब अमेरिका नहीं संभल रहा है, हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। चीन का डेटा देखिए, चीन में ये वायरस आया चीन से, जैसा अब तक का न्यूज़ है, ये न्यूज़ के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। चीन ने क्या किया था, वुहान सिटी को पूरी तरह सील कर दिया था। उसको इस वायरस की जानकारी थी कि ये कितना खतरनाक वायरस है। जैसे उसको पता चला, वो पूरे सिटी को सील कर दिया और वहाँ से लोग वुहान से फ्लाई करते चले गए 32 कंट्री में। न्यू ईयर का समय था और वो 32 कंट्री में जाके वो वायरस को स्प्रेड कर दिए। उसमें अमेरिका फंसा, बहुत कंट्री फंसा, और धीरे धीरे ये ट्रैवलिंग ही इस वायरस को स्प्रेड किया है और हमेशा कर रहा है। और जैसे शुरू में हम लोग अलर्ट थे कि स्टेज 3 में नहीं जाना है, हमको लगता है स्टेज 3 की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं। इतना केसेस क्यों आ रहा है? आप देखिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में 25 शायद पुलिसकर्मी का डेथ हो चुका है। सबसे पहले यही फाइट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ परसों की बात, जो मैं बताया था कि पुल पे जब एक लड़का को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ था तो वहाँ पे उसको सिर्फ बचाने वाला एक शख्स था, वो ट्रैफिक पुलिस। देखिए, पुलिस का दायित्व है, सबसे पहले वही सामने आता है, वही पकड़ के लेके जाएगा, एम्बुलेंस को कॉल करेगा, तब पेशेंट एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक जाएगा। पहले तो पुलिस, और वो पुलिस उतना पीपीई किट से नहीं लैस है हमारे यहाँ का। मात्र देख रहे हैं एक मास्क लगा हुआ है, हाथ में ग्लव्स है। ये संभव नहीं है। सबसे पहले वही पुलिस भाइयों को झेलना पड़ रहा है, और जब पुलिस का डेथ हो रहा है तो हम लोग बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे। तो इसको काबू में लाने का एकमात्र तरीका था सोशल डिस्टेंसिंग। जितनी बातें आप लोग शुरू में किए थे ना कि लॉकडाउन था, ये था, वो था, ठीक है, लोगों तक राशन पहुंचाना, ये वो, इसमें देखिए, ये हमेशा पैंडेमिक में एक चीज़ देखा गया है, पैंडेमिक का हिस्ट्री को जरा देखिएगा, गवर्नमेंट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की स्थिति से बाहर हो जाता है। जब केस बड़ा रूप लेता है तो सरकार की कंट्रोल से ये बाहर चला जाता है। सरकार के पास जितना भी साधन है उससे वो बाहर चल जाने लगता है, और उसके बाद आम आदमी ही सामने आते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। देखिए, होता क्या है कि 100% अगर इकोनॉमी है तो पूरी इकोनॉमी का जो मैक्सिमम पैसा है वो कुछ लोगों के पास केंद्रित हो जाता है, और
मान लीजिए कि 80% लोग के पास पैसा नहीं है, 20% लोग के पास पैसा है। असल में इसका सही परसेंटेज के लिए आप गूगल कीजिएगा। उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है और ताकत पैसे से ही आती है। तो वही लोग फिर सामने आते हैं कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब तक कम्युनिटी नहीं बचेगा, ये जो पैसा उनके पास आया है ये कहाँ से आया मालूम? इन्हीं 80% लोगों से वो पैसा उनके पास चला गया है। ये लोग मेहनत किए हैं, दिन रात एक करके कोई सिनेमा देखता है, 200 रुपये का टिकट कटाता है, पूरे परिवार के साथ जाता है, 2-2 हज़ार रुपया खर्च करके आता है एक मूवी में, तब जाके किसी सुपर स्टार का रेट बढ़ता है। यही पैसा है जो वहाँ जाके इकट्ठा होता है। तो आज फिर उन लोगों का दायित्व है कि अगर वो लोग ये 80% 90% लोग को अगर नहीं बचाएंगे तो फिर वो लोग कहाँ से कमाएंगे? इसलिए कि वो कमाते हैं इन्हीं लोगों से। अब मालूम है कि वो जो 10-20% या 5% 2% जो भी हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, वो जनरली बहुत कम सिनेमा हॉल वगैरह, वो लोग ज़्यादातर तो फॉरेन कंट्री घूमने भी जाते हैं, तो इंडिया में वो लोग कभी बहुत कम घूमते हैं। जैसा पैसा होता है खर्च भी वैसा ही होता है। उन लोग को घूमना भी होगा ना तो वो ताजमहल या इंडिया में जयपुर वगैरह घूमने या बिहार घूमने नहीं आएंगे, गया घूमने नहीं जाएंगे, वो चले जाएंगे यूरोप घूमने के लिए। हम लोग को बहुत घूमना होता है। हम सही पूछे तो मैं आज तक ठीक से बिहार नहीं घूमा हूँ। बिहार में ट्रैवल बहुत किया हूँ, लेकिन बस पॉइंट कट टू कट गया, अपने डीलर के यहाँ उतरा, डीलर से निकला, फिर अदर टाउन में चला गया। बगल में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये सार जो भी है, या वैशाली है, या गया कितनी बार गया हूँ, लेकिन बोध गया नहीं जा पाया। गया से बोध गया मात्र 14 किलोमीटर है। घूमने के ख्याल से ज़िंदगी कभी नहीं बिताया। आज तक मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से बिजनेस में बहुत किया हूँ, आज तक कुतुब मीनार को नहीं देखा हूँ, इंडिया गेट को नहीं देखा हूँ, लाल किला को कई दफ़ा देखा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन अड्डा था ना, लाजपत राय मार्केट, वो लाल किला से सटा हुआ है। तो मोती सिनेमा के ऊपर एक होटल था, होटल फोर्ट व्यू, बस उस जमाना में 25 रुपया लेता था रूम का। बस फोर्ट व्यू में ठहरना, नीचे मार्केटिंग करना, और लाल किला का दर्शन तो हमेशा होता था। तो दिल्ली में बस लाल किला और पहाड़गंज रेलवे स्टेशन, मैक्सिमम यहीं तक घूमना फिरना हुआ है। देखिए, जो भी मैं बात करता हूँ, मैं बार बार आपसे एक विनती करता हूँ, एट लास्ट क्लोजिंग के समय, कि अगर आपको लगता है तो हमको हेल्प कीजिए। कैसे हेल्प कीजिए? हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। एक आध वॉल्यूम में हमने आपसे हेल्प मांगा था, लेकिन ठीक नहीं लगा। हमको सिर्फ इतना ही मदद कीजिए, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। जितना अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, मेरा सब्सक्राइबर लोग बढ़ेंगे, हमें कम से कम यूट्यूब से कुछ रेवेन्यू आएगा। अभी यूट्यूब से बहुत थोड़ा सा रेवेन्यू है, मालूम है क्या है? 300 रुपया महीना, 7 आदमी का परिवार। सोचिएगा ज़रूर। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।